तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक तमिल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी डिमांड मेरे पास हाल ही में आई थी। और इस फिल्म का नाम है जीरो, तमिल सिनेमा की एक अंडररेटेड हॉरर जेम। इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कब क्या होगा आप सोच नहीं सकते, एकदम से चौंका देती है ये मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक प्यारे से कपल की है जिसमें कि बाला और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अब बाला जो एक अच्छे घर से है, उसकी माँ नहीं है लेकिन उसके पिता है जो कि एक जाने माने वकील है। और दूसरी जो प्रिया है वो बेचारी अनाथ है, वो अनाथालय में ही पली बड़ी है। अब बाला के जो पिता थे ना, वो चाहते थे कि बाला की शादी उनके पसंद की किसी खानदानी लड़की से हो, इसलिए वो बाला की शादी प्रिया से करवाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बाला प्रिया से प्यार करता था और वो प्रिया से ही शादी करना चाहता था। अब जब उसके पिता उसकी शादी प्रिया से करवाने को राजी नहीं हुए तो बाला यहाँ पर क्या किया कि वो प्रिया के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। अपने पिता तक को नहीं बताया। शादी करने के बाद वो मैसेज किया कि सॉरी पापा, मैंने प्रिया से ही शादी कर ली है। देन शादी के बाद प्रिया और बाला जो है एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं जो कि बाला के पिता ने कभी खरीद के उसको दिया था। अब उनके बगल वाला फ्लैट था ना, वहाँ पर एक आंटी रहती थी, तो ये लोग उनसे मिलने जाते हैं। प्रिया उनको बताती है कि हम आपके बगल वाले फ्लैट में रहने आए हैं। अब आंटी का जो बेटा था ना, वो अमेरिका पढ़ने बाहर चला गया था और वहीं सेटल हो गया था, इसलिए आंटी अकेली रहती थी। तो उनको देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने घर में इनवाइट करती है। फिर वो प्रिया से बातें करती है, जिस दौरान प्रिया उन्हें बता देती है कि ये लोग कोर्ट मैरिज किए हैं और किन परिस्थितियों में इनकी शादी हुई है। इसी दौरान जो बाला है ना, वहाँ पर घर में घूम रहा था तो वहाँ पर एक पिंक कलर की मछली देखता है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो उसे देखकर कहता है कि वाह यार, ये मछली तो कितनी सुंदर लग रही है। आंटी ये कौन सी मछली है? तो आंटी बताती है कि ये ना, मैं थाईलैंड ट्रिप पर गई थी, वहां से लेकर आई थी। वाकई में ये बहुत सुंदर है और इसका नाम है सोना। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं बाला से मिलने के लिए और हमें पता चलता है कि बाला जो है वो एक सोशल वर्कर है। वो हर जरूरतमंदों की मदद करता है। उसने इन गरीब और अनाथ बच्चों की काफी मदद की है और इसीलिए ये सब बच्चे उसके दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा भी वो काफी लोगों की मदद किया है और करता है, जैसे कि जो लोग अपाहिज हो गए या मानसिक रूप से बीमार हैं, बाला सबकी मदद करता है। तो बाला कुछ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करता है, खेलता वेलता है और फिर इसके बाद प्रिया को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है। तभी वहां पर दुकान में एक आदमी होता है चश्मे वाला, और वो आदमी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप से ही बातें कर रहा हो। ऊपर देखकर पता नहीं किससे हंस हंस के बात कर रहा था। शॉप में हर कोई उसे नोटिस कर रहा था कि यार बड़ा अजीब सा आदमी है ये तो। बाला भी उसको नोटिस कर रहा था। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाला एक सोशल वर्कर है, उसको लगता है कि आदमी मानसिक रोगी है, तो वो उससे बात करने जाता है। लेकिन वो किस तरह बात करता है ये देखिए। कह रहे चाचा जी आप यहाँ पर? तो आदमी कहता है कौन चाचा? किसका चाचा? मैं तुम्हारा कोई चाचा वाचा नहीं हूँ। बाला कहता है कह रहे चाचा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बाला। वो देखिए साथ में प्रिया भी आई है। प्रिया आओ इधर, चाचा जी से मिल लो। तभी वो आदमी उसे एकदम से रोक देता है कि एक मिनट, तुम मुझे पागल समझ रहे हो ना, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। बाला कहता है लेकिन मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि आप पागल हो। तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे अकेले में बातें करता हुआ देख तुम्हें लगा कि मैं पागल हूँ और अपनी बातों में फंसाकर तुम मुझे पागल खाने लेकर जाना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। बाला कहता है तो फिर आप किससे बातें कर रहे थे? तो वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बाला कहता है कि मतलब आपकी पत्नी भी यहाँ पर है? कहाँ है वो? तो आदमी कहता है कि तुम उसे नहीं देख सकते, वो मर चुकी है, 2 साल हो गए उसके मरे हुए। मर गई ये बात आप हंस के बोल रहे हो? बाला को लगता है कि अपनी पत्नी की मौत के सदमे ने इसे पागल कर दिया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो कहता है कि आप अपनी पत्नी को मिस करते हैं ना? तो कहता है नहीं नहीं, मैं उसे मिस क्यों करूंगा, वो तो हर वक्त मेरे साथ रहती है, अभी भी वो यहीं पर है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। जिस पर बाला उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है। कहता है कि सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं मानसिक रोगियों की मदद करता हूँ, मेरे एक जान पहचान का डॉक्टर है, मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। तभी एकदम से ना वो आदमी उसे धक्का दे देता है, काइंड ऑफ अपनी पत्नी के भूत से बात करता है। कह रहे तुम ऐसे क्यों कूद गई उसके ऊपर, उसे चोट लग जाती तो? चलो अब चलते हैं यहाँ से। और ऐसे हाथ करके जैसे वो किसी के कंधे पर हाथ रखा हो ऐसे करके जाने लगता है। बाला से रोकता है कि सर सुनिए, मैं आपकी मदद करूंगा सर। लेकिन वो बाला की नहीं सुनता और ऐसे हंस के बाय करके चला जाता है। फिर बाला प्रिया के पास जाता है जो कि सामान वामान खरीद कर इस वक्त काउंटर पर खड़ी थी। कहता है कि अरे मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, तुमने सुनी नहीं? प्रिया कहती कि आवाज लगा रहे थे, पता नहीं मैंने तो नहीं सुना। फिर इसके बाद वो लोग बिलिंग वगैरह करवा के शॉप से निकल रहे थे, लेकिन तभी गेट पर ना अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी वाला तुरंत उठकर इनके पास आता है। कहता है कि लगता है सर आपके बैग में कोई चीज है बिना बिल पे किए हुए, मुझे चेक करना पड़ेगा। बाला कहता है ठीक है भाई चेक कर लो। तो शॉपिंग वाला बैग चेक करता है तो उसमें कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है कि मुझे मैडम का बैग भी चेक करना है, और वो बैग मशीन के सामने लाते ही अलार्म बज उठता है। वह कहता है कि सर इसी में कोई सामान है। तो वो सामान था ना जिसका बिल पे नहीं किया था, वो एक लिपस्टिक थी पिंक कलर की। वो गार्ड पूछता कि मैडम ये आपके बैग में कैसे आया? बाला कहता है कि अरे छोटी सी चीज है, गलती से गिर गया होगा।
लेकिन वो गार्ड कहता है कि नहीं सर, ऐसे कैसे गलती से गिर गया, इसको इसमें रख कर प्रॉपर बैग बंद किया गया है। मतलब वो उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। बाला कहता है भाई हमने इतना सारा सामान लिया है, हम एक छोटी सी चीज़ क्यों चुराएंगे, लो मैं इसके पैसे दिए दे रहा हूँ। गार्ड कहता है कि पैसे की बात नहीं है सर, चेक करते वक्त आपके बैग से निकला है तो आपने चोरी की है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आइंदा से ध्यान रखिएगा। बाला चुपचाप सुन लेता है कि अब क्या ही बहस करें इससे, वैसे भी अपने बैग से निकला है। लेकिन चोर वर्ड सुनकर ना प्रिया को पता नहीं क्या हो जाता है। कहती है कि मुझे चोर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की। फिर वो पैसे निकालकर उसके मुंह पर फेंकने लगती है। ये ले देख, इतने पैसे देखे भी हैं तूने कभी। उसके ऊपर सबके सामने उसे गंदी गंदी गाली देने लगती है। ये देख बाला चौंक जाता है कि प्रिया तो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, उसको क्या हो गया। अब तक वहां पर हंगामा खड़ा हो चुका था और सब लोग ये देख रहे थे। तो बाला उन्हें सॉरी वॉरी बोलकर प्रिया को कैसे भी संभाल कर वहां से ले जाता है। फिर इसके बाद जब वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो आंटी थी ना इनके बगल में रहने वाली, उनके दरवाजे के बाहर बाला के डैड की चप्पल पड़ी थी। ये देख बाला कहता है कि अरे प्रिया देखो पापा आए हैं, लेकिन प्रिया उसकी नहीं सुनती और सीधे अपने फ्लैट में चली जाती है। फिर बाला अकेला अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ पर आंटी पहले से ही उनके साथ बैठकर बातें कर रही थी। बाला अपने डैड से कहता है कि चलिए पापा घर चलिए, प्रिया से भी मिल लीजिए। लेकिन उसके पापा नाराज थे, कहते कि नहीं मुझे उससे नहीं मिलना। अब ये देखकर आंटी कहती कि अरे भाई साहब अब इतना भी क्या गुस्सा होना, माफ कर दीजिए ना बच्चों को। फिर वो प्रिया के पास जाती है, उसको कहती कि अरे तुम्हारे ससुर जी आए हैं, जाके उनसे मिल तो लो। लेकिन प्रिया को भी नहीं मिलना था, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जब भी मैं उनके सामने जाती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे मुझे हर्ट होता है। फिर प्रिया यहाँ पर यह बताती है कि बाला के डैड उसको सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते कि वो अनाथ है, किसी बड़े खानदान से नहीं है, बल्कि एक और रीजन है जो कि प्रिया के पास्ट से जुड़ा है, जिसका संबंध उसकी माँ से। तो असल में जो प्रिया की माँ थी ना वो प्रिया को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। प्रिया आंटी को अपनी माँ की फोटो और उनकी डायरी दिखाती है। वो कहती है कि अगर मेरी माँ की फोटो मेरे पास नहीं होती ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। वो बताती है कि उसकी माँ उसके पिता की दोनों की लव मैरिज हुई थी, जैसे कि इन दोनों की हुई है। सब कुछ ठीक था, उसकी माँ बहुत खुश थी। लेकिन फिर अचानक शादी के कुछ टाइम बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। वो कहती थी कि उन्हें कुछ दिखता था, आवाजें सुनाई देती थी जो कि किसी और को सुनाई नहीं देती थी। अब एक टाइम पर जो उसकी माँ है ना वो बिल्कुल पागल हो गई, लोग उनके आसपास जाने से डरते थे। इनफैक्ट प्रिया के जो पिता थे ना वो भी उनको छोड़कर चले गए और इसी अकेलेपन में, इसी हालत में प्रिया की माँ ने प्रिया को जन्म दिया और इसी के साथ वो गुजर गई। आंटी कहती तो क्या तुम्हारे ससुर को इस बात का डर है कि जब तुम भी प्रेग्नेंट होगी तो अपनी माँ की तरह पागल हो जाओगी। जिस पर प्रिया कहती कि असल में बात यह है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ पैदा हुई थी। मेरी जो बच्चेदानी की थैली है, जो गर्भ है, वो डेवलप ही नहीं हो पाई ठीक से, तो मतलब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये बताते हुए वो रो देती है। फिर आंटी उसे संभालती है। फिर रात में सोते सोते प्रिया को सपना आता है और सपने के अंदर उसकी मरी हुई माँ आती है और वो प्रिया को देखकर कहती कि अरे बेटा तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। तो प्रिया कहती कि उसने मुझे चोर बोला। तो उसकी माँ पूछती कि क्या तुमने चोरी की थी। तो कहती कि नहीं माँ मैंने चोरी नहीं की। जिस पर उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती है कि अच्छी तरह सोच कर बताओ। प्रिया फिर कहती है कि नहीं चोरी नहीं की। उसकी माँ दोबारा कहती है कि एक बार अच्छे से सोच कर बताओ। तब प्रिया को यहाँ पर एक विजन आता है जिसमें कि हम देखते हैं कि वो लिपस्टिक प्रिया ने ही चुराई थी। वो दादी कि उस रंग को देखते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे चुरा लिया। फिर प्रिया की माँ पूछती है कि चोरी करके कैसा लगा था। तो प्रिया खुश होकर बताती है कि ऐसा लगा कि मानो अंदर बिजली सी दौड़ गई हो। फिर उसकी माँ प्रिया से कहती है कि चलो मेरे साथ, एक जगह दिखाती हूँ, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। और बाहर सोते सोते प्रिया मुस्कुरा रही थी, तभी वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और अंदर सपने के अंदर पूरे रूम में धुआं भर जाता है और दोनों को ढक लेता है। इसके अगले ही पल प्रिया एक अलग ही दुनिया में होती है। वो एक बड़ी सी गार्डन जैसी जगह थी। प्रिया देखती है कि उस जगह पर ना कई सारे औरतें टहल रही थी और फिर अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो सब औरतें जो है ना वो मरी हुई थी, मतलब वो सब भूत थी। प्रिया उन्हें देखकर डर जाती है। वो पूछती है कि माँ ये सब कौन है। तो प्रिया की माँ बताती है कि ये सब भी मेरी तरह है, इनकी मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे मेरी हुई थी। इन सब को भी प्रेगनेंसी के दौरान अकेला छोड़ दिया गया था। फिर मरने के बाद ये सब इसी जगह पर अपनी दुनिया बना ली, तब से ही यहीं रह रही हैं और इन्हें यहीं रहना अच्छा लगता है। ये जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही अजीब भी थी। वहां पर बीच में एक बड़ा सा पूल था और पूल के जस्ट ऊपर एक पेड़ हवा में लटका हुआ था। अब प्रिया सपने के अंदर जगह पर घूम रही थी, लेकिन असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में वो नींद में चल रही थी। नींद में ही वो घर से बाहर चली गई थी और रोड पर चलने लगती है। फिर सपने के अंदर घूम फिर कर वो वापस आ जाती है, तो साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी वो वापस घर आ जाती है और आकर वापस लेट जाती है। अगले दिन उसे कुछ नहीं पता था कि वो स्लीप वॉकिंग करके आई है, लेकिन उसको जो सपना था ना वो पूरा याद था और वो सब वो बाला को बता रही थी। पता है कल मैंने एक सपना देखा
सपने में माँ आई थी जो मुझे एक जगह पर लेकर गई थी। वो बड़ा सा गार्डन जैसा था, वहाँ बहुत सारे औरतें भी थी, बीच में एक पुल था और हवा में एक पेड़ लटक रहा था। ये सब बोलते बोलते वो बाला के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन बाला तो भाई सो रहा था, तो उसको उठाने के लिए वो उसे गर्म चाय छुआ देती है। बाला कहता है कि परेशान मत करो यार, कल मैं ठीक से सोया नहीं, मुझे सोने दो। तो प्रिया वही चाय रखकर नीचे आ जाती है और बाकी काम में लग जाती है। तभी क्या होता है कि अचानक से बर्तन गिर जाते हैं। वो चौंक जाती है कि बर्तन कैसे गिर गए अपने आप। उसे लगता है शायद उन्हें ठीक से नहीं रखा होगा, बैलेंस वगैरह बिगड़ गया होगा। तो फिर वो बर्तन उठाकर रख देती है और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन फिर अचानक से दोबारा बर्तन गिर जाते हैं। वो फिर जाती है, फिर सारे बर्तन समेटकर अच्छी तरह से वापस रख देती है। लेकिन फिर तीसरी बार आवाज आती है बर्तन गिरने की। इस बार प्रिया को बहुत अजीब लगता है। फिर वो तीसरी बार जाती है तो क्या देखते हैं कि बर्तन तो गिरे ही नहीं थे, वो अपनी जगह पर ही थे। लेकिन प्रिया को अच्छे से ध्यान था कि उसने आवाज तो सुनी थी। फिर वो बाला से पूछती है, बाला तुमने कोई आवाज सुनी थी क्या? बाला कहता है, आवाज? कौन सी आवाज? अब इससे प्रिया को ये लगने लगता है कि जैसे मेरी माँ को आवाज आती थी, कहीं मुझे तो ऐसे नहीं होने लगा। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी सामने वाली आंटी आती है और वो रो रही थी। पहले वो प्रिया से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान सी लग रही हो। प्रिया कहती है, अरे कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। वैसे आंटी आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो वो बताती है कि उनकी जो सोना मछली थी ना, वो गायब हो गई। फिर प्रिया कहती कि अच्छा, तो क्या वो मर गई? आंटी कहती कि मर गई, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कहा बस वो गायब हो गई। फिर वो कहती कि तुमने जो लिपस्टिक लगा रखी है ना, उसे देखकर मुझे अपनी सोना की याद आ रही है, जिससे प्रिया चौंक जाती है। लेकिन मैंने तो कोई लिपस्टिक नहीं लगाई। फिर जब वो मिरर में जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है, उसने वही पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। और फिर वो अपना बैग चेक करती है ना, तो शॉकिंगली उसके अंदर से सोना मछली निकलती है जो कि मर चुकी थी। तो यहाँ पर प्रिया को ना अचानक से पिंक कलर से ऑब्सेशन हो गया था। मतलब जब भी वो कोई पिंक कलर की चीज देखती थी, उसे अपना बना लो ऐसा मन करता था और उसे चुरा लेती थी। वही उसने मछली के साथ किया। अब वो मछली भी पिंक कलर की थी, इसलिए वो उसको चुराकर बैग में रख ली थी और उसे याद भी नहीं था कि उसने ऐसा कब किया। अपनी सोना मछली की मौत से तो आंटी बहुत दुखी होती है और इस घटना के बाद से ही आंटी ने प्रिया से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें प्रिया अजीब लग रही थी। तभी नीचे बाला आता है तो प्रिया तुरंत अपना मुंह छुपा लेती है। वो कहता है कि अरे मैंने देखा था कि तुमने वही पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। लेकिन तब तक प्रिया लिपस्टिक हटा लेती है और कहती कि नहीं तो तुमने कोई सपना देखा होगा। फिर वो कहता है कि सपने से याद आया, तुम कोई सपने के बारे में ही बता रही थी। लेकिन प्रिया उसे सपने के बारे में भी नहीं बताती। मतलब क्या बताती कि पेड़ हवा में लटक रहा था, वो नहीं बताती। कहती अरे वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी, टेस्ट कर रही थी, ये जानने के लिए कि आजकल तुम मेरी बात पर ध्यान देते हो भी नहीं। तो प्रिया यहाँ पर अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में उसे छुपा रही थी। प्रिया को ना डर सताने लगा था कि कहीं वो भी अपनी माँ की तरह पागल ना हो जाए और जैसे उसके पिता उसकी माँ को छोड़ दिए थे, बाला भी उसे ना छोड़ दे। अब इससे प्रिया का मन बेहद अशांत था। तो शांति की तलाश में वो अगले दिन ही मंदिर चली जाती है, बाला को बताए बिना, और प्रे करते हुए खुद से कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टाइम वो मंदिर में ही बिताती है। फिर बाला आकर उसे मंदिर से पिक करता है। कहता है कि तुम सुबह सुबह अचानक मंदिर क्यों चली गई थी, मुझे बताया भी नहीं। तो प्रिया कहती कि बस ऐसे ही मेरा मन किया। बाला कहता है कि तुम मेरी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रही, क्या बात है? लेकिन प्रिया अभी भी वैसे ही बैठी थी। तभी अचानक बाला घबरा जाता है, कहता है कि प्रिया ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। प्रिया भी डर जाती है, लेकिन एक्चुअल में कोई ब्रेक्स फेल नहीं हुआ था। बाला जो है वो यहाँ पर प्रैंक कर रहा था प्रिया के साथ, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी। फिर जब वो लोग घर आते हैं तो प्रिया वहां कुछ देखकर बहुत डर जाती और वहीं जड़ हो जाती है। बाला कहता है कि प्रिया क्या हुआ, जिस पर वो कोने की तरफ पॉइंट करती है। तो बाला वहीं जाकर खड़ा हो जाता है, कहते कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जिससे प्रिया और डर जाती है, कहती कि अरे उधर मत जाओ, हटो हटो वहां से। बाला कहता है लेकिन क्या हो गया? तो प्रिया कहती कि वहां पर एक बड़ा सा सांप है, सफेद रंग का, तुम्हें नहीं दिख रहा? ये सुनकर बाला हैरान हो जाता है कि क्या सांप यहाँ पर? तभी प्रिया हंस देती है कि अरे मैं तो ऐसी डरा रही थी, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही प्रैंक कर सकते हो? बाला कहता है अरे यार तुमने तो वाकई में डरा दिया, मुझे सच में लगा कि यहाँ पर सांप आ गया। फिर वहां से चला जाता है, लेकिन प्रिया वहीं पर खड़ी थी, क्योंकि वहां उसे सच में एक बड़ा सा सांप दिखाई दे रहा था, जो कि बेहद डरावना लग रहा था। और जब प्रिया को यह समझ आया कि सांप सिर्फ उसे दिख रहा है, बाला को नहीं, इसलिए वो उसके सामने प्रैंक का नाटक कर दी थी कि कहीं ये मुझको पागल ना समझे। तभी वो सांप उठकर प्रिया की तरफ आता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर प्रिया की तरफ बढ़ता है। वो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और वापस नीचे बैठ जाता है। फिर उसके पैर के पास से सरकता हुआ चला जाता है। अब इससे प्रिया का जो डर था ना, वो यकीन में बदल गया था कि उसे भी अपनी माँ की तरह साइकोलॉजिकल इशू हो गया है। उसे भी वो चीजें दिखाई देने लगी हैं, वो आवाजें सुनाई देने लगी हैं
जो किसी और को ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है। इस बात से वो काफ़ी टेंशन में थी और फिर रात में फिर से उसकी माँ सपने में आती है और उसे अपनी दुनिया में लेकर जाती है। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जो प्रिया है ना, वो फिर से नींद में चल रही थी और घर से बाहर चली गई थी। अब प्रिया के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो अपनी माँ के साथ शेयर करती है, जिस पर उसकी माँ कहती कि तुम्हारे पिता ने मुझे इसी वजह से छोड़ दिया था और कहती कि देखना बाला भी तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए तुम उसे भूल जाओ, तुम्हें उस दुनिया में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ यही रहो इस दुनिया में, यहाँ पर तुम खुश रहोगी। लेकिन प्रिया कहती कि नहीं, बाला ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब ये तो वो कह रही थी, लेकिन अंदर अंदर डर तो था ही, इसलिए तो उससे कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी अपने बारे में, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी। और तभी क्या होता है कि प्रिया चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बाला ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया था। तो इधर सपने में भी प्रिया रुक गई थी और वो प्रिया को नींद से जगा रहा था। लेकिन उसकी माँ प्रिया को मना करती है कि प्रिया उसकी बात मत सुनना, तुम हमारे साथ यही रहो। लेकिन बाला ना प्रिया को जगा ही देता है और फिर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ऐसे। तब प्रिया देखती है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आई। बाला कहता है कि वो तो मैं सोते सोते तुमको देखा कि तुम बेड से उठकर नींद में चल रही थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अब प्रिया के पास यहाँ पर कोई भी बहाना बनाना नहीं बन रहा था, इसलिए अब वो उसको सब कुछ सच सच बताने को तैयार थी। लेकिन सबसे पहले वो उससे प्रॉमिस लेती है कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बाला कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। प्रिया कहती कि पहले प्रॉमिस करो। बाला कहता कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो उसे माँ और सपने के बारे में सब बता देती है और घर ले जाकर अलमारी खोलकर दिखाती है, जहाँ पर उसने ढेर सारे पिंक कलर के आइटम्स जो है ना वो चुरा कर रख रखे थे। और उसका कहना था कि पता नहीं मुझे पिंक कलर को देखकर क्या हो जाता है, इस रंग को अपना बना लूं ऐसा लगता है, कुछ दिन से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। उस दिन वहां पर मैंने सच में एक सांप देखा था, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखा। लगता है मैं भी अपनी माँ की तरह पागल हो रही हूँ। और रोते रोते कहती कि ये सब मैंने तुमसे इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे डर था कि जैसे मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया था, तुम भी मुझे वैसे ही छोड़कर ना चले जाओ। तो बाला उससे कहता कि अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। फिर इसके अगले दिन बाला प्रिया को एक मॉर्निंग किस देकर जाता है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़ गया था, जिसमें कि लिखा था कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अब इस चीज से ना प्रिया को संतुष्टि हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि मैं फालतू में इतनी डर रही थी, बाला तुमसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वो टेंशन फ्री हो जाती है और अपने काम वाम में लग जाती है। मिक्सी विक्सी चलाकर आराम से आकर बैठ जाती है। तभी उसको ना अचानक से आवाज सुनाई देती है, बीप जैसी साउंड। वो सोचती है कि अरे आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो जाकर ना सब अप्लायंसेस वगैरह बंद कर देती है, इनफैक्ट लाइट तक बंद कर देती है और सुनने की कोशिश करती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो दीवार में कान लगाती है तो वहां से आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो जमीन पर कान लगाती है, लेकिन वहां से भी आवाज नहीं आ रही थी। असल में आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी, आवाज उसके कान में आ रही थी। लिटरली उसके कान बज रहे थे और धीरे धीरे वो आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे परेशान होकर वो अपने कान जोर से तकिए से दबा लेती है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आवाज कहीं बाहर से थोड़ी ना आ रही थी, आवाज उसके कान में ही आ रही थी। धीरे धीरे प्रिया की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे बाला को कॉल करना था और फोन ऊपर रखा था। बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों पर जाती है, लेकिन तभी अचानक वो बैलेंस खो देती है और गिर जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो हिम्मत करके खुद को संभाल कर उठती है और अब तो आवाज उससे सहन नहीं होती, तो उसे रोकने के लिए वो बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाती है, कैंची उठाती है और अपने कान में घुसाने लगती है। मतलब वो खुद को बहरा कर रही थी ताकि उसको आवाज ही ना आए। लेकिन तभी एकदम से आवाज बंद हो जाती है, तो फिर वो भी रुक जाती है। तभी रूम में धुआं आता है, उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी। खिड़की के अंदर से वही दुनिया दिखाई देती है और उसकी माँ उसे कह रही थी कि प्रिया, उस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, हमारी दुनिया में आ जाओ, तुम यहाँ पर खुश रहोगी। आओ प्रिया, इस खिड़की को पार करके हमारी दुनिया में आ जाओ। आओ प्रिया, आओ। अब प्रिया तो वैसे ही होश में नहीं थी, तो उस खिड़की की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी बाला की जो चेन थी ना, वो उसके पैर से टच हो जाती है, जिससे उसे बाला के ध्यान आ जाता है और फिर वो मना कर देती है कि नहीं, मेरे पास बाला है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और उसका ऐसा कहते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके तुरंत बाद बाला आता है और वो देखता है कि प्रिया सुध-बुध खोकर बैठी हुई है। उससे कहता है कि प्रिया क्या हुआ तुम्हें, अरे ये सब खून निकल रहा है। अब वो गिर गई थी ना, तो उसे चोट लग गई थी। फिर बाला उसको संभालता है, उसका खून साफ करता है, उसके बाल संवारता है, अच्छे से ख्याल रखता है और फिर उसको खाना खिलाता था। और तभी जो है दरवाजे पर घंटी बजती है, जिसे सुनकर बाला एकदम से परेशान होकर उठकर बैठ जाता है। कहता है कि अरे वो आ गया, अब क्या होगा। और प्रिया को बोलता है कि देखो
मैं जाकर छुप जाता हूँ, ठीक है? तुम उसे बिल्कुल भी मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहकर वो पीछे जाकर छुप जाता है। अब प्रिया को समझ नहीं आता कि ये किससे छुप रहा है, कौन है। तो फिर जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है ना, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर सामने बाला खड़ा था। प्रिया कहती कि तुम यहाँ पर हो, तो वो अंदर कौन है? बाला कहता कि मतलब अंदर कोई है क्या? तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ। फिर वो अंदर देखने चला जाता है। अभी बाला अंदर देखने गया ही था कि पीछे से एक और बाला आकर प्रिया का मुंह बंद कर देता है कि शांत रहो, वो सुन लेगा, और किस करके चला जाता है। फिर अंदर गया बाला वापस आकर कहता है कि वहां तो कोई नहीं है, जबकि ये दूसरे वाला बाला उसके पीछे ही था, और वो जाकर सोफे के पीछे छुप जाता है। और फिर प्रिया देखती है कि सोफे के पीछे एक नहीं बल्कि 4 बाला छुपे हुए थे। ये देखकर तो प्रिया बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब जैसे ही उसे होश आता है, वो अपनी आँख खोलती है तो उसे बाला ही दिखाई देता है। अब वो बाला से डर जाती है। फिर वो सोफे के पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगता है कि मतलब वो सब वहम था। फिर वो तुरंत बाला के गले लग जाती है, कहती कि बाला मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। और तभी फोन बजता है। बाला जो है कॉल उठाने लगता है, लेकिन प्रिया मना कर देती है कि नहीं, कहीं मत जाओ। वो कहता है अरे मैं तो तुम्हारा ही फोन उठा रहा था। बाला कहता है ठीक है, तुम खुद ही उठा लो। फिर जब वो फोन देखती है ना, तो वो तुरंत बाला से पीछे हट जाती है, क्योंकि वो जो फोन था ना वो बाला का था। और फिर वो फोन उठाती है तो पता चलता है कि बाला तो डॉक्टर के पास है, और सामने वाला जो बाला बैठा था ना, अब वो ईवल तरह से हंसने लगता है। प्रिया कहती कि तुम बाला नहीं हो, कौन हो तुम? तभी पीछे से दूसरा बाला निकलता है कि मैं हूँ बाला, तुम्हारा बाला। उसके बाद एक एक करके वो सब 3-4 बाला निकल कर आते हैं। एक तो पीछे सोफे से उछल कर आता है चाकू लेकर। टोटल 5 बाला थे यहाँ पर। फिर सब मिलकर वो सब प्रिया को घेर लेते हैं, कहते कि तुम हम 5 के साथ रह सकती हो, मजा आएगा। तभी वो जो बाला था ना, जो चाकू ले रखा था, वो उससे खेलते खेलते गिरा देता है, जिससे प्रिया एकदम से उठा लेती है कि दूर हो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जो असली वाला बाला था वो घर ही आ रहा था, और जिस ऑटो में वो बैठा था उसमें वही चश्मे वाला आदमी बैठा हुआ था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, और बातों बात में वो कहता है कि आपके पिता लॉयर है ना। ये सुन बाला चौंक जाता है कि आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि अरे उस दिन आपने ही तो बताया था। लेकिन बाला को अच्छे से याद था कि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। उसे इस आदमी पर शक होता है कि ये मेरी जासूसी तो नहीं कर रहा, जहाँ जाता हूँ वहाँ आसपास ये भी होता है। फिर उससे कहता है कि हम अक्सर यूं ही मिल जाते हैं, या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तो कहता है अरे मैं आपका पीछा क्यों करूंगा, वैसे हमारे से बार बार मिलने के पीछे कोई खास वजह हो सकती है। बाला कहता है कि किस तरह की वजह? तो कहता है कि वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। फिर इसके बाद जब बाला अपने घर जाता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ था, और प्रिया जो है वो अब तक पूरी पागल हो चुकी थी। बाला जब उसे देखने उसके पास गया तो उसे चाकू मार दी, और एक ही लाइन दोहरा रही थी, तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते। मतलब वो नकली बाला समझकर असली वालों को चाकू मार दी थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया अपनी माँ के साथ दूसरी दुनिया में चली जाती है, और अपनी माँ से कहती है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी, वहां नहीं जाऊंगी। और इसके ये कहते ही उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं, भूत जैसी। इस तरह वो भी उन औरतों में शामिल हो जाती है, और उस जगह कोई अपनी दुनिया मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि प्रिया डॉक्टर के सामने बैठी थी, और ये जो समय था ना, वो बाला को चाकू मारने के 3 महीने बाद का समय था। और बाला यहाँ पर चाकू वाले अटैक से बच गया था, लेकिन भाई दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया था। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कितना डिस्टर्ब है, और उसे इस हाल में देखकर उसके डैड भी परेशान थे। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। वही डॉक्टर जो है प्रिया से बात कर रही थी कि तुमने बाला को जो बताया उस दुनिया के बारे में जहाँ तुम्हारी माँ लेकर जाती है, मुझे बताओ उसके बारे में। लेकिन वो चुप थी। फिर डॉक्टर ऊपर पिंक कलर का बल्ब दिखाकर कहती है, इस रंग को देखकर तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? लेकिन प्रिया अभी भी चुप थी। फिर वो उसे समझाती है कि देखो प्रिया, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो एक अलग बात थी, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। वो दुनिया, तुम्हारी माँ, सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, वो सब रियल नहीं है। लेकिन प्रिया कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। फिर इसके बाद डॉक्टर प्रिया को उसी रूम में छोड़कर बाहर आती है और उसकी रिपोर्ट पर काम करने लगती है। वहीं बाला अपने डैड को छोड़ने जाता है। तो अभी तक तो प्रिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसको रूम में अकेला छोड़ा जाता है तब वो जो है उस बल्ब की तरफ देखती है। उसको उस बल्ब को चुराने का मन हो रहा था, और चोरी तो भाई चोरी से की जाती है। जब वहां पर कोई नहीं था ना, तब वो उसको चुराने का सोचती है, लेकिन चुराती कैसे? उसके हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर भी उसे देख लेती है और वो उसे नोटिस करती है कि ये क्या करेगी। और फिर प्रिया वो करती है जो वो सोच भी नहीं सकती थी। वो दीवार की तरफ जाती है और उस पर चढ़ने लगती है। बिल्कुल किसी छिपकली की तरह वो दीवार पर चलने लगती है, और इसी तरह वो छत पर उल्टी चलती हुई उस बल्ब तक पहुंच जाती है।
डॉक्टर जब ये देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ये तो कोई भूतिया चक्कर है। तभी वो पलट कर देखती है कि बाला आ गया था। फिर वो बाला को छत की तरफ दिखाती है, लेकिन छत पर कोई नहीं था, ना प्रिया ना बल्ब। और फिर वो नीचे देखती है तो प्रिया अब तक बल्ब चुराकर नीचे बैठी हुई थी। ये देखने के बाद डॉक्टर बहुत डर जाती है और बाला से कहती कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, ये मेरे बस का केस नहीं है, ये कोई ऊपर ही चक्कर है, तुम प्रिया को यहाँ से लेकर जाओ। बाला को कुछ भी समझ नहीं आता कि डॉक्टर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो सब देखा नहीं था। फिर वो प्रिया को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि प्रिया वैसे ही भूत बनकर बैठी हुई थी, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो फिर वो क्या करता है कि वैसे ही प्रैंक करने लगता है, कहते कि अरे ये क्या हो गया, प्रिया ब्रेक्स नहीं लग रहे। लेकिन इसके बाद भी प्रिया का रिएक्शन था ठंडा। और फिर अगले पल क्या होता है कि ब्रेक्स सच में फेल हो जाते हैं। बाला एकदम पैनिक कर जाता है कि ये क्या हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो ये भी नोटिस करता है कि जो गाड़ी है ना, वो कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। और तभी प्रिया खतरनाक तरह से उसकी तरफ पलट कर देखती है और उसका चेहरा देखकर, उसकी आंखें देखकर बाला समझ जाता है कि ये उसकी प्रिया नहीं है। तो प्रिया को यहाँ पर कोई एंटिटी पोजेस कर रखी थी, इसी ने ब्रेक्स फेल किए थे और गाड़ी को कंट्रोल यही कर रही थी। इससे पहले कि बाला कुछ समझ पाता, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। और उसके बाद बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलता है। बाला की जो गाड़ी थी ना, वो एक ट्रक से टकराई हुई थी। वहां पर ढेर सारी भीड़ जमा हो गई थी, पुलिस वगैरह आ गई थी। इतने में बाला के डैड भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें वहीं रोक देते हैं। अब गाड़ी का दरवाजा लॉक था, तो बाला को बाहर निकालने के लिए कई सारे लोग दरवाजे में रस्सी बांधकर उसे जोर से खींचते हैं। तब जाकर दरवाजा टूटता है और दरवाजा टूटने के साथ ही बाला का खून से लथपथ हाथ, जो कि लाइफलेस था, वो बाहर आता है। और ये देखकर तो उसके डैड रोना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर वही आदमी आता है, चश्मे वाला, और वो वहां पर कुछ तो देखता है। उसके बाद वो बाला के डैड को पीछे से आकर बताता है कि घबराइए मत, आपका बेटा जिंदा है। और ये बोलकर वो तुरंत चला जाता है। फिर बाला के डैड बाला को देखने जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं तो वाकई में बाला जिंदा था। वो भी उनका हाथ पकड़ लेता है। फिर बाला के डैड तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज विलाज चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पोजेस्ड प्रिया गाड़ी में बैठी थी, उसका क्या हुआ। तो वो तो एक्सीडेंट करवाकर गायब हो गई थी। इस वक्त वो एक पार्क में घूम रही थी। तभी वहां पर जो कुत्ते थे ना, वो उसे देखते ही भौंकना चालू कर देते हैं। वो उसे पहचान लिए थे कि ये कोई इवल फोर्स है। और फिर उसके देखने भर से ही वो सब कुत्ते अचानक मर जाते हैं। मतलब वो अपनी पावर से उनको मार दी थी। दूसरी तरफ हम उसी चश्मे वाले आदमी को देखते हैं, जिसका नाम असल में सोलोमन था। और वो कोई पागल नहीं था, वो सच में भूतों को देख सकता था, उनसे बात कर सकता था। जो लोग भूत प्रेत से परेशान थे, वो उनकी मदद भी किया करता था। उसके पास ना कुछ स्पेशल पावर्स थी, विकराल जैसी, लेकिन उल्टी। मतलब जैसे विकराल लाल कलर का चश्मा पहनकर भूतों को देख सकता था, उनकी दुनिया को देख सकता था, बिल्कुल वैसे ही वो भी देख सकता था, लेकिन अपनी नंगी आंखों से। मतलब उसे कोई चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मानो भूतों वाला लेंस उसकी आंख में भगवान पहले से फिट करके भेजे हैं, और इसीलिए वो काला चश्मा पहनकर रखता था, ताकि वो नॉर्मली देख सके। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वो अपनी पत्नी के भूत को भी काला चश्मा पहनकर देख पा रहा था, वो कैसे? तो ऐसा इसलिए कि अगर कोई आत्मा खुद से दिखना चाहे तो वो उसे दिख सकती है, और जो ना दिखना चाहे उसके लिए उसे चश्मा उतारना पड़ता था। उस दिन स्टोर में वो प्रिया के अंदर के छुपे भूत को देख लेता अगर वो चश्मा नहीं पहना होता, क्योंकि उस वक्त तक प्रिया पोजेस हो चुकी थी। इसलिए जब बाला उसे बुलाया था कि प्रिया इधर आओ, तो वो नहीं आई थी और वहां से चली गई थी कि कहीं वो उसे चश्मा उतार के देख ना ले। पिंक कलर से ऑब्सेशन इसी एंटिटी को है, प्रिया को नहीं। यही जो है पिंक कलर के आइटम चुराती है। अब ये एंटिटी कौन है, क्या चाहती है, इसका खुलासा तो आगे ही होगा, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिटरली असली हॉरर तब शुरू होगा। खैर अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ काफी दिन बेहोश रहने के बाद बाला को होश आता है। होश में आते ही उसे प्रिया का ध्यान आता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा प्रिया कहाँ है, वो ठीक तो है ना, वो भी कार में थी। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि प्रिया तो हमें कार में नहीं मिली, सिर्फ तुम ही थे। जिससे बाला बहुत परेशान हो जाता है कि मुझे प्रिया को ढूंढने जाना है। उसके पापा उसे रोकते हैं कि नहीं, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, मत जाओ। लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। पहले वो अपने घर ही जाता है तो देखता है कि वहां पर मोस्टली आइटम्स पिंक कलर्स के रखे थे। ऊपर से प्रिया के बोलने की आवाज आ रही थी। फिर वो ऊपर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि प्रिया रूम में बैठी थी अकेले, और पता नहीं किससे तो बात कर रही थी। जैसे तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया, लेकिन वो बच गया। अब वो प्रिया को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। उसके बातें सुनकर तो बाला को कंफर्म हो जाता है कि ये मेरी प्रिया नहीं है। वो कहता है कि मेरी प्रिया कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं देती, चुप रहती है। तभी उसके पीछे से वही सांप निकलता है
सफेद कलर का, और वो इसी से बात कर रही थी। उसे देखकर तो बाला के होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या है। तभी वो सांप एकदम से बाला की तरफ अटैक करने आता है, जिससे डरकर वो पीछे की तरफ गिर जाता है। बाला बहुत डर गया था और फिर वो एक पल भी नहीं रुकता, तुरंत वहां से निकल जाता है। रही बात इस सांप की, तो ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है, बल्कि सबसे ईवल और पावरफुल एंटिटी है। और जो एंटिटी प्रिया की बॉडी में है वो भी उतनी ही पावरफुल और ईवल है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि वो वहीं मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस पर वो सांप कहता है कि जिस शरीर में तुम हो उसे वरदान प्राप्त है, प्रिया और बाला दोनों को ही। ये दोनों कई जन्मों से पति पत्नी रह चुके हैं। इनका जन्मों जन्मों का नाता है। हर जन्म में उनका ये बंधन उन्हें वरदान में मिलता है, इसलिए इनकी शक्ति को कम आंकने की कोशिश मत करना। जिस पर वो कहती कि मैं उसके सर को अलग करके उसको जान से मार दूंगी, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इस पर सांप कहता कि तुम्हारा काम उसको मारना नहीं है, तुम जिस काम के लिए आई हो वो करो। तो कहती कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। जिस पर सांप गुस्से से उस पर फुफकारता है, लेकिन वो उसे नहीं डरती, तो शांत हो जाता है और याद दिलाता है कि तुम एक बार पहले भी फेल हो चुकी हो। तुम्हें प्रिया को घर में ही मारना था, लेकिन तुम उसे नहीं मार पाई। अगर इस बार भी तुम हार गई तो मुझे खुद सामने आना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगी? तुम्हें और दुनिया को मैं कल दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ बाला समझ गया था कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पहले वो इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो भाई वो देखा था ना, उसने उसकी सोच को बदल दिया था। और अब उसे सोलोमन का ध्यान आता है। उसे समझ आ गया था कि वो कोई पागल नहीं था, बल्कि वो सच में भूत प्रेत को देख सकता है। और उसके बिना बताए वो ये जान लिया था कि उसके डैड लॉयर हैं, यानी उसके पास कोई तो शक्ति है। अब शायद वही मेरी मदद कर सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए उसी दुकान पर जाता है, उसका हुलिया बताकर उसके बारे में पूछता है। लेकिन दुकानदार कहता है, अरे कितने लोग आते हैं यहाँ पर, मैं कितनों को याद रखूंगा। बालक कहता है, सर प्लीज एक बात ध्यान से याद कर लीजिए, मेरी पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो दुकान वाला कहता है, अरे मुझे परेशान मत करो, जाओ, अरे सिक्योरिटी भगाओ ऐसे यहाँ से। तभी वही गार्ड बाला को देखकर कहता है, अरे ये तो वही है चोरनी का पति। अब प्रिया के बारे में गलत बात सुनकर बाला गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर वो और गार्ड्स को बुला लेता है और फिर सब मिलकर उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाला हार नहीं मानता, वो दुकान के बाहर ही रहता है। फिर वो देखता है कि वही गार्ड बाहर चाय पीने आता है, तो वो सोलोमन का स्केच बनाता है। फिर गार्ड के पास जाकर उसे बात करता है, उसे सॉरी बोलता है कि सर मुझसे गलती हो गई सर, थोड़ी मदद कर दीजिए, ये आपकी शॉप पर आए थे, एक बार देख लीजिए। तो वो कहता है कि अरे नहीं पता, जाओ यहाँ से। बाला के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता, उल्टा वो बाला का स्केच फेंक देता है और उसे थप्पड़ मारकर भगा देता है। फिर बाला हेल्पलेस होकर प्रिया की याद में इधर उधर भटकने लगता है, उसका स्केच भी उड़ जाता है। अब वहीं पर एक बच्चा जा रहा था लॉलीपॉप चूसता हुआ, वो स्केच को उठा लेता है और तभी सामने से सोलोमन चला रहा था। तो बच्चा उसे पहचान लेता है कि ये तो वही अंकल है स्केच वाले। फिर वो स्केच सोलोमन को दिखाता है कि आप ही हो ना अंकल। फिर सोलोमन उस स्केच को टच करता है, जिससे उसे बाला के बारे में सब पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास ना एक और पावर थी। वो किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट को टच करके उससे जुड़े लोगों और पास्ट के बारे में जान सकता था। इसलिए उस दिन दुकान में जब बाला चाचा जी करके उससे गले लग रहा था, उसे टच कर रहा था, तो वो उसे रोक दिया था, क्योंकि इससे उसे बाला से जुड़ी सब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, जो कि उसे नहीं चाहिए थी। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तब तक कुछ बातें उसे पता लग गई थी, जैसे बाला के पिता लॉयर हैं। यही बात उस दिन बातों बातों में गलती से उसके मुंह से निकल गई थी, जिसे उसने यह कहकर कवर करने की कोशिश की थी कि दुकान में बाला उसको यह बताया था, जबकि बाला ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो अब इस स्केच को टच करने के बाद उसे बाला, उससे जुड़ी प्रिया और रिसेंट में उनके साथ जो भी हुआ था ना, वो सब उसको पता चल जाता है और अब वो बाला को ढूंढने लगता है। और इधर वो एंटिटी जो प्रिया की बॉडी में थी, वो बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है और अपनी पावर्स दिखाती है। वो सांप भी नीचे से वो सब देखता है। फिर ये अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखती है, जिससे कि पूरा आसमान एकदम से लाल हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, बड़ा अजीब और डरावना सा माहौल छा जाता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं, सबको लगता है कि मानो प्रलय आ गई हो। सोलोमन भी देखकर हैरान था कि किस तरह की इवल फोर्स है। फिर वो अपना चश्मा उतारकर देखने लगता है, लेकिन वो आसमान की तरफ देख ही नहीं पाता, उसकी आंखें जलने लगती हैं। वहीं पर बाला को भी कुछ हो जाता है, वो तड़पने लगता है, उसे तेज जलन महसूस होती है। तो कुल मिलाकर ये सब वो की थी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए और बाला को मारने के लिए, क्योंकि उस सांप ने उसे बाला को डायरेक्ट टच करने को मना किया था, इसलिए उसे मारने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज कर रही थी। लेकिन तभी सोलोमन बाला को देख लेता है और वो उसे खुले आसमान से हटाकर अपने घर ले आता है। तब जाकर बाला को राहत मिलती है और उस एंटिटी को पता चल जाता है कि बाला फिर से बच गया। फिर वो अपनी पावर्स वापस ले लेती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी वहां पर बच्चे आते हैं, बाला के दोस्त,
वो पूछते हैं कि दीदी बाला भैया कहाँ हैं? तो कहती कि बाला बाहर क्या है, तुम लोग मेरे साथ खेलोगे? बच्चे कहते हैं कि क्या खेलेंगे दीदी? जिस पर वो नीचे देखती है और कहती कि फेंकने वाला गेम खेलते हैं। तो बच्चे कहते हैं दीदी हमारे पास तो बॉल ही नहीं है, तो क्या फेंक कर खेलेंगे? अब इसके बाद वो बच्चों के साथ क्या करती है ये मैं बोल के नहीं बता सकता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, बस आप ऐसे ही समझ जाओ। फिर इसके बाद सोलोमन बाला का घर देखने जाता है, तो वहाँ पर वही पिंक कलर्स के आइटम को देखकर वो क्या करता है कि उसे उठाता है और गिराकर तोड़ देता है, ये देखने के लिए कि इस पर वो क्या रिएक्ट करेगी। लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो दूसरा आइटम गिराकर तोड़ देता है, तभी कुछ नहीं होता। फिर वो एक कप उठाकर गिरा देता है, लेकिन उसके टूटने की आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो हवा में रुक गया था। तभी वहाँ पर सब लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, अंधेरा हो जाता है। लेकिन दूसरी पर सब लाइटें जल उठती हैं, लेकिन पिंक लाइट के साथ पूरा माहौल पिंक नुमा हो जाता है। और फिर उसके सामने वही बैठी थी, लेकिन सोलोमन उससे नहीं डरता और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। पूछता है कि कौन हो तुम? जिस पर वो कहती कि मैं जानती हूँ तुम मुझे देख सकते हो, अपना चश्मा उतारो। लेकिन सोलोमन अपनी इस शक्ति का यूज़ नहीं करता, बल्कि दूसरी शक्ति का यूज़ करता है और उसे छूने आता है, जिससे वो उसके बारे में सब जान पाए। लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देती और अपनी पावर से उसका दिल भींच देती है, जिससे कि उसे हार्ट अटैक टाइप सा आ जाता है और वो तड़प कर गिर पड़ता है। फिर वो दोबारा कहती है कि अपना चश्मा उतार, जिस पर वो अपना चश्मा उतारता है। फिर वो उसके सामने आकर कहती है कि अब पहचाना मैं कौन हूँ। फिर वो अपने पैर से उसके माथे को टच करती है, जिससे सोलोमन को उसकी पूरी हिस्ट्री कहानी की तरह दिखने लगती है। और अब यहाँ पर रिवील होता है कि वो जो सांप था ना, वो असल में लूसीफर है, यानी सेटन। और ये है लिलिथ, सेटन की साथी, जिसे क्वीन ऑफ हेल भी कहते हैं और दुनिया की पहली स्त्री भी। ईव से पहले गॉड ने लिलिथ को ही बनाया था एडम के पार्टनर के रूप में, एडम की तरह मिट्टी से। अब गॉड ने तो उसे इसलिए बनाया था ताकि वो एडम के साथ संबंध बनाकर दुनिया को आगे बढ़ाए। लेकिन लिलिथ ना तो एडम की सुनती थी ना गॉड की, वो अपनी मर्जी की करती थी, पिंक कलर से खेलती रहती थी। वो एडम को अपने लायक नहीं मानी, क्योंकि एडम भी उसकी तरह मिट्टी से बना था, उसे कोई ऊपर लेवल का चाहिए था। गॉड के काफी समझाने पर भी वो नहीं मानी और ईडन गार्डन छोड़कर चली गई और लूसीफर से जा मिली और उसके साथ संबंध बनाई। लेकिन गॉड को पता था कि ये सेटन के साथ संबंध बनाकर ढेर सारे डीमंस पैदा करेगी, इसलिए गॉड उसको ईडन गार्डन छोड़ने से पहले श्राप दे दिए थे कि उसकी सब संतानें मरी हुई पैदा होंगी। और ऐसा ही हुआ, जिससे वो गॉड की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और फिर बाद में एक डीमन में बदल गई। तब जाकर गॉड ने एडम की रीढ़ की हड्डी से ईव को बनाया। अब वो एक तरह से उसकी बॉडी का ही पार्ट थी, इसलिए इनका रिलेशन चल गया और फिर ऐसे दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन जब सोलोमन ये बात चर्च में जाकर बताता है, तो वो लोग कहते हैं कि लिलिथ, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर सोलोमन कहता है कि लेकिन मैंने उसे देखा है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखी है। तब एक प्रीस्ट बताते हैं कि मैंने भी सुना है कि गॉड ने पहली स्त्री के रूप में लिलिथ को ही बनाया था। कुछ दूसरे ग्रंथों में इसको उल्लेख भी मिलता है। सोलोमन कहता है कि वो मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ी है ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। वो वापस लौट आई है और अभी भी उतनी ही गुस्से में है। अब लिलिथ डीमन के बारे में आपको पता ही होगा कि वो मर्दों को सेड्यूस करती है, उन्हें टारगेट करती है। कई सारे फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी डीमन है जो गर्भवती महिलाओं को भी टारगेट करती है, घर में पल रहे बच्चों को भी मार देती है और उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में कैद कर लेती है। प्रिया की माँ और उसके साथ भी उसने यही करना चाहा। प्रिया की माँ को जो आवाजें सुनाई देती थी, जो हेलुसिनेशन आते थे, उसका कारण लिलिथ ही थी। फिर एक पॉइंट पर प्रिया की माँ बिल्कुल पागल हो गई और लिलिथ उसको मार दी। लेकिन वो प्रिया को नहीं मार पाई क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। अब वो प्रिया को डायरेक्ट नहीं मार सकती थी, तो उसने दूसरी चाल चली, प्रिया को पोजेस कर ली, उसे वेसल बना ली। अब वेसल वो होता है जिसमें कोई एंटिटी किसी की बॉडी में टेम्परेरी आती है और जाती है। इसी दौरान वो पिंक कलर्स के आइटम चुराती थी। लेकिन प्रिया को ऐसा लगता था कि वो ये सब करती है, वो पागल हो रही है अपनी माँ की तरह। अब प्रिया की माँ की आत्मा भी लिलिथ की दुनिया में कैद थी, जिसे कि वो करप्ट कर दी है। उसे कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ लिलिथ का एक मोहरा बनकर रह गई है। और इस तरह वो उसे प्रिया के पास भेजी ताकि वो प्रिया को बहका कर उसकी दुनिया में लेकर आए और उसे यहाँ रहने के लिए मनवा ले, जिससे कि प्रिया की आत्मा यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी और वो पूरी तरह प्रिया की बॉडी को अपना बना लेगी। प्रिया बेचारी वैसी भी अकेली थी, बाला के अलावा उसका कोई नहीं था। एक वो मछली वाली आंटी से उसकी दोस्ती हुई थी, उसे भी लिलिथ प्रिया से दूर कर दी थी और प्रिया के माँ के जरिए उसके दिमाग में ये बात डाल रही थी कि बाला तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए उसे छोड़ दो और हमारी दुनिया में रहो अपनी माँ के साथ। लेकिन बाला का प्यार प्रिया को उसे छोड़ने नहीं दिया, जिससे कि लिलिथ समझ गई कि इस बाला का कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बाला के रूप में प्रिया को ऐसा हेलुसिनेशन दिखाई
ऐसा डराई कि प्रिया बाला से ही डरने लगी, जिसके बाद उसकी माँ उसे अपनी दुनिया में ले गई और प्रिया बाला से इतना डर गई थी कि वो वापस जाना नहीं चाहती थी और कह दी कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने इस जगह को एक्सेप्ट किया उसकी आत्मा भी यहीं पर ट्रैप हो गई और वो सब कुछ भूल गई और तब से वो बाकी सबके साथ वहीं पर भटक रही है। उसे बाला वाला कुछ भी याद नहीं। यहाँ रियल वर्ल्ड में सोलोमन बताता है कि लिलिथ प्रिया को तब पॉजेस की जब वो प्रेग्नेंट हुई। उसका मकसद प्रिया के घर में पल रहे बच्चे को मारना है, लेकिन बाला कहता है कि ये नहीं हो सकता, प्रिया तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उसकी बच्चेदानी ठीक से डेवलप नहीं हुई, वो माँ बन ही नहीं सकती। सोलोमन कहता है कि तो फिर तो उसका मकसद कुछ और ही है, हमें उसे रोकना होगा। फिर वो एक स्पेशल टीम के साथ वहां पर जाता है जहां पर बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिलता है। बिल्डिंग के बाहर ढेर सारे लाशें पड़ी थी, लिलिथ ने सबको मार दिया था। फिर अंदर जाते हैं तो वहां भी लाशों के ढेर लगे थे, इनफैक्ट लिफ्ट के अंदर भी लाशें पड़ी थी। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां पर लिलिथ मौजूद थी। अब उनकी टीम वहां पर एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी अभी जिंदा था और वो जान बचाकर भागता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही उसकी मुंडी 180 डिग्री घूम जाती है, वो वहीं पर मर जाता है। और ये किया था लिलिथ ने। अब वो उनकी तरफ आने लगती है तो फिर ये सब एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। बाला सोलोमन से पूछता है कि सर ये लोग मेरी प्रिया को बचा लेंगे ना? सोलोमन कहता है कि ये तो गॉड ही जानते हैं अब क्या होगा। तभी अचानक से वहां पर लाइट चली जाती है और ये लिलिथ ने ही किया था। फिर वो एक एक करके पूरी टीम को खत्म कर देती है। किसी की गर्दन धड़ से अलग कर देती है, किसी की मुंह में बांसुरी घुसाकर गर्दन के पीछे से निकाल देती है, तो एक को तो मुंह से ही पकड़ लेती है, फींड या मिक फॉली की तरह। अब ये देखकर तो बालक घुटने टेक देता है कि हम हार गए और अब वो उन्हें भी मारने आ रही थी। इसे सोलोमन उसे उठाता है कि बाला चलो और उसे वहां से बाहर ले जाता है। फिर वो बाला से कहता है कि लिलिथ को रोकने का अब एक ही तरीका है, जिस बॉडी में वो है हमें उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन फिर से ध्यान आता है कि अरे नहीं, मैं क्या बोल दिया। फिर वो कहता है कि बाला सॉरी। तभी लिलिथ वहां पर आती है और सोलोमन से कहती कि मैंने तुम्हें उस दिन जिंदा छोड़कर गलती की, तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। जिस पर सोलोमन जोर से हंसता है कि तुम मार दो, मैं डरता थोड़ी हूँ, दम है तो आओ। लेकिन बाला समझ गया था कि क्या करना चाह रहा है। ये उसे उकसाकर अपने पास बुलाएगा और धोखे से बिल्डिंग से नीचे गिरा देगा। और लिलिथ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन बीच में बाला आ जाता है तो वो उसका ही गला पकड़ लेती है। और यहीं पर वो गलती कर दी थी। सेटन ने उसे इस बॉडी में रहते हुए बाला को डायरेक्ट टच करने के लिए मना किया था, क्योंकि ये बॉडी प्रिया की थी और इन दोनों का बॉन्ड सदियों पुराना था। अब इससे होता यह है कि बाला को छूते ही उधर प्रिया की आत्मा को सब याद आ जाता है, बाला और उसका प्यार, सब कुछ, और वो उस रियल्म से बाहर आ जाती है और लिलिथ को उसकी बॉडी छोड़नी पड़ती है। बाला और प्रिया फिर से मिल जाते हैं, लेकिन ये लिलिथ से देखा नहीं जाता और अब वो उन पर दूर से अटैक कर रही थी। लेकिन तभी समय रुक जाता है, जीरो हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है सोलोमन को छोड़ के। फिर उसे गॉड दिखाई देते हैं तेज रोशनी के रूप में, जिसे इन्होंने गॉड पार्टिकल जैसा दिखाया। वो लिलिथ को वहां से पता नहीं कहाँ भेज देते हैं और अपना एक अंश प्रिया के घर में छोड़ जाते हैं। मतलब प्रिया यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है चमत्कारी रूप से, और ये सब सोलोमन अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद टाइम फिर से शुरू हो जाता है और जो वो 0-0 हुआ था ना, वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, प्रिया के घर में पल रहे दिव्य बच्चे के रूप में। और लिलिथ इसी को रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाई। लेकिन जो सेटन था वो कहता कि लिलिथ हार गई, अब मुझे सामने आना पड़ेगा। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। और अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो बहुत लोग मिस करती हैं, कि प्रिया और बाला असल में एडम और ईव के ही इनकारनेशन है। तभी तो सेटन कह रहा था कि उनकी बॉडी अलग होकर भी एक ही हिस्सा है, क्योंकि ईव एडम की रीढ़ की हड्डी से बनी थी, वो उसकी बॉडी का ही पार्ट थी। और इसीलिए लिलिथ इन दोनों से इतना चिढ़ती थी, स्पेशली बाला से, मतलब एडम से, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से ही उसे ईडन गार्डन छोड़ना पड़ा। गॉड का गुस्सा और श्राप सब कुछ एडम की वजह से, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। जबकि सेटन उसको समझाया भी था कि तुम इसके लिए नहीं आई हो, उस बच्चे को जन्म लेने से रोकने आई हो। लेकिन वो अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में सेटन का प्लान चौपट कर दी। इसलिए अब सेटन अपनी अगली चाल चलेगा। अब रही बात सोलोमन की, तो वो भी कोई एंजल वेंजल होगा, तभी तो उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। कुल मिलाकर इसके सेकंड पार्ट की भी तैयारी थी, लेकिन शायद वो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि मूवी अंडररेटेड रह गई। ज्यादा बड़े स्टार्स नहीं थे ना, और बजट भी ज्यादा नहीं था। तो दोस्तों ये थी तमिल हॉरर जीरो मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।